उस तरह से मतलब लिख कर नहीं लाया मैं। और जैसा बोल रहे थे मैं भी थोड़ा घबराता हूँ ऐसे जगह पे खड़े होने से। लेकिन मणिकौल जी पे जैसा मैंने सोचा उनकी फिल्में देखते हुए, उसी पे कुछ बातें रखूँगा छोटे में ही, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आज जब हमारा होना चरम अलगाव के क्षणों से गुजर रहा है, क्या कोई सार्थक संवाद संभव है? खासतौर पे जब हम मणिकौल के सिनेमा के साथ बात करते हैं तो वो बार बार ये चीज़ उठ के आती है कि वो बहुस्तरीय संवाद करते हैं। हर फ्रेम एक तरह का संवाद है जो अलग है। कोई तारतम्यता या उस तरह का कोई एक जिसको कह रहे थे एक रेखीयता, ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे हमको नहीं दिखाई देती। तो क्या उनके साथ हम कोई संवाद कर सकते हैं? ऐसा कोशिश अगर हम करें, और क्योंकि हम पहले से ही एक अलगाव से ग्रस्त हैं, जो दर्शक है जिसको मणिकौल बोलते हैं कि एक नए दर्शक की खोज करना जरूरी है। तो वो नया दर्शक कौन है? वो खुद ही अलगाव से ग्रस्त एक व्यक्ति है, और वो जो सिनेमा बना रहा है वो भी उस अलगाव से बाहर नहीं है। तो क्या इस अलगाव के बीच में हम संवाद कर सकते हैं? एक सवाल ये था। और दूसरी कि आज जब सारे भाव, विचार, अनुभव, कल्पनाएं एक अनालोचनात्मक या एक गैर समीक्षात्मक उपभोग की वस्तु बन चुकी हैं, तो क्या एक आलोचनात्मक उपभोग संभव है? एक ऐसा दर्शक संभव है जो उसमें डूब नहीं जाएगा, जो उस हीरो के साथ अपने आप को एकदम तादात्म्य नहीं कर लेगा, जैसा ब्रेख्त या इस तरह के लोगों ने कोशिश की कि किस तरह से उसे तोड़ा जाए। जो दर्शक देख रहा है वो देखते देखते उसमें डूबने की बजाय उसको अचानक से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। तो क्या वैसा हो सकता है? क्या ये संभव है? और मणिकौल की फिल्मों में उभरने वाले बहुस्तरीय समीक्षात्मक संवाद कहीं ना कहीं इस असंभव से ही प्रारंभ होते हैं कि ये संभव है। और इससे मैं अगर छोटे में अपने ये बात कहूँ कि फिल्म मेकिंग की जो पूरी प्रोसेस है, फिल्म निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ही वो प्रत्येक स्तर पर ये कोशिश करते हैं कि ये अलगाव खत्म हो और एक समीक्षात्मक दृष्टि विकसित हो। जैसे कि अगर हम इसे 3 हिस्सों में अगर हम तोड़ लें, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया तो बहुत पेचीदा है, लेकिन अगर हम ये कहें कि पहले एक आइडिया या एक पटकथा होती है, तो मणिकौल वहीं से उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आइडिया उस तरह का कोई आइडिया होगा। एक फिलॉसफी हो सकती है, लेकिन वैसा कोई आइडिया, एक कॉन्सेप्ट लेके हम शुरू करेंगे ऐसा नहीं। या कोई स्टोरी होगी, जैसा कहा आख्यान या ये सब चीज़ें होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहीं से वो उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं फिल्म मेकिंग की प्रक्रिया की। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो आधुनिक है कि वो खुद अपने माध्यम की आलोचना करते हैं, अपने माध्यम के प्रति जागरूक हैं। जैसे कविता के प्रति जब कवि जागरूक है तो आधुनिकता प्रवेश करती है, वैसे ही मणिकौल अपने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक हैं और वो उसे दिखाते हैं। जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि आवाज आ जाती है, वो क्योंकि वो जागरूक है, उन्हें पता है कि कहाँ पे तोड़ना है उस चीज को, जिससे कि आप छिटक जाएं और फिर से सोचें संगीत क्यों बज रहा था या ये दृश्य क्यों चल रहा था। दूसरा स्तर जो दृश्यांकन का है और जिसमें अभिनेताओं की ज़रूरत पड़ती है, तो मणिकौल जैसा इंटरव्यू में और इनमें मैंने जो पढ़ा उनके बारे में, और जो इस तरह से वो बोलते हैं कि वो पूरी अपनी टीम साथ में लेके चलना पसंद करते थे, या सारे एक्टर एक साथ हों तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे कि जब जिसकी ज़रूरत होगी उसको यूज़ कर लिया जाएगा। क्योंकि सब एक साथ है तभी वो अलगाव कहीं ना कहीं कम हो सकता है, जो एक एक्टर के अंदर है, जो सोचता है कि बस मुझे आना है, परफॉर्म करना है, निकल जाना है। लेकिन वो उस अलगाव को कम करने की कोशिश करते हैं उन सबको एक साथ लाके, कि कहीं ना कहीं वो अलगाव कम हो जो फिल्म मेकिंग की प्रोसेस में है। खासतौर पे जो बॉलीवुड या इस तरह की जो मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्में जो हम देखते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा अलगाव से ग्रस्त है अभिनेता, वो कोशिश करते हैं कि अभिनेता हो या कैमरामैन हो या आगे अगर हम उसकी प्रोसेस पे चले तो एडिटिंग की प्रोसेस में भी, कि वो अलगाव न रहे, ऐसी एक कोशिश वो करते हैं। और
अभिनेता की भी एक समीक्षात्मक दृष्टि विकसित हो। जैसा उदयन वाजपेयी जी वाले ही इंटरव्यू में वो इडियट उस समय जब ये इंटरव्यू लिए गए तो बना रहे थे, तो वो यही बात उसमें बोल रहे हैं कि किस तरह से वो अभिनेता अपने आप को अभिनेता समझ रहा है। जैसा उन्होंने गोदार्ड का एक उदाहरण दिया है कि हॉलीवुड में किसी भी अभिनेता को आप कहिए रिवॉल्वर निकालना है तो एक खास तरह से ही रिवॉल्वर निकालेगा। या अभी जैसा 90 के बाद हमारे यहाँ जैसा विकसित हुआ कि आप अगर कहेंगे कि प्रेमी को प्रेमिका से आई लव यू बोलना है तो एक खास तरह से ही बोलेगा, जैसे शाहरुख खान ने बोला था या सलमान खान ने बोला था। उसके बिना उसे लगेगा कि मैं अभिनय नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सहज हूँ, मैं अपनी ही व्यक्तित्व को अगर अभिव्यक्त कर रहा हूँ तो फिर मैं अभिनय नहीं कर रहा हूँ। और इसको मणिकौल तोड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम शाहरुख खान की तरह ही आई लव यू बोलो, तुम दूसरे ढंग से भी उस बात को बोल सकते हो। तो ये एक अभिनेता के स्तर पर जो बात। और तीसरी चीज जो दृश्यांकन के ही इसमें है कि संयोग, जिसको ब्रेसो से ये करते हैं, जो ग्रेस का इंतजार वाली जो बात है, और तो ये चीज को वो खुद भी चाहते हैं, क्योंकि ब्रेसो और ऋतिक घटक दोनों को वो अपना एक तरह से प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तो मेलोड्रामा तो उस तरह से उस तरफ तो वो गए नहीं, लेकिन ब्रेसो का ये जो तरीका था कि परफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक एक्सीडेंट होना चाहिए हर शॉट में। जैसा वो एक उदाहरण में कहते भी है मणिकौल खुद कि अगर शॉट परफेक्ट हो गया तो वो उसे कट कर देते थे कि नहीं, शॉट वैसा परफेक्ट नहीं होना चाहिए। और उस परफेक्शन को कहीं ना कहीं वो तार्कोवस्की में ढूंढते हैं मणिकौल, और कहते हैं वो पवित्रता, जो सिनेमा का अपना एक पवित्र स्पेस रचने की कोशिश जो तार्कोवस्की करते हैं, वैसा मणिकौल नहीं करते। उन्हें वो परफेक्शन नहीं चाहिए। जैसा वो कहते हैं कि जग जहां पे गिरना है वहीं पे गिरेगा तार्कोवस्की के सिनेमा में, या जिस समय हवा चलनी है ठीक उसी समय हवा चलेगी, वो ना एक क्षण इधर होगा ना उधर होगा। लेकिन मणिकौल वैसा नहीं करते। कई सारी फिल्मों के शॉट्स वगैरह इस तरह से हमारे दिमाग में घूमते हैं उस समय जब अचानक से कोई चीज होती है मणिकौल के यहाँ पे, जो उन्होंने खुद ने तय नहीं किया था कि मैं जब शूट करूंगा तो कैमरा यहाँ से इस तरह से जाएगा और वहां से एक्टर आएगा। लेकिन इस बीच में कुछ और चीज हो गई और वो उससे ज्यादा पसंद करते थे कि कुछ और चीज हो जाए, बजाय इसके कि जो मैं पहले से प्लान बना के आया हूं ठीक वैसा मैं शूट करूं। तो ये एक उसका दूसरा हिस्सा, मतलब पटकथा में कैसे वो इस अलगाव और गैर समीक्षात्मक दृष्टि से बाहर आने की कोशिश करते हैं। फिर दृश्यांकन में या छवि जब वो शूट करते हैं उस समय में। और आखिरी चीज जब संपादन या एडिटिंग की जो बात होती है, एडिटिंग में भी वो कोशिश करते हैं कि दृश्यावली की एक लय बनी रहे, और वो लय उनके यहाँ पे हमेशा है। इसीलिए वो सिनेमा स्टोरी न होते हुए भी एक तारतम्यता बनाए रखे हुए हैं। अगर तारतम्यता न होते हुए भी एक तारतम्यता उसमें जब लगती है, उसका कारण यही है कि वो उन चित्रों की एक लयात्मकता है। उन चित्रों को देखते हुए आपको लगता है कि आप कोई कहानी देख रहे हैं, या आप कोई किसी तरह के विचार को देख रहे हैं, किसी तरह के विचार को आप प्रकट होता हुआ देख रहे हैं पर्दे पे। तो ये एक छोटे में मतलब मैंने कोशिश किया कि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में ही वो कैसे प्रत्येक स्तर पर उस अलगाव से और उस गैर समीक्षात्मक दृष्टि से जूझते हैं। और अंत में छोटे में मेरे दिमाग में जो सवाल पैदा हुआ था, क्योंकि वो बार बार ये बात बोलते हैं कि द्वंद्व से परे है ना, एक ऑर्डर या डायलेक्टिक्स या टोटलिटी के बाहर की किसी चीज को वो ढूंढना चाहते हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि सभी कुछ पूंजी के अंदर है, पूंजी के बाहर कुछ नहीं है। हर चीज बाजार, मंडी और रुपया पूंजी के चक्र के अंदर है, उसके बाहर कुछ नहीं बचा है। ना सिनेमा, ना कोई कला का कोई क्षेत्र नहीं है जिसे हम ये कह सके कि वो स्वायत्त है। तो एक ये प्रश्न मेरे मन में उनको पढ़ते हुए सुनते हुए उठता है कि क्या है कोई चीज जो स्वायत्त है, कला या साहित्य या कविता, इस तरह की कोई भी चीज जो कि जिसे हम ये कह सके कि वो स्वायत्त है, इस सिस्टम जिसे हम कहते हैं प्रति संसार रच रहा है। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रति संसार वो रच रहा है? ऐसी कोई स्वायत्तता उसके पास है कि वो इस रुपया पूंजी या बाजार मंडी के चक्र से बाहर अपनी कला का निर्माण कर सके?
मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि मणिकौल इसी, क्योंकि मणिकौल खुद भी जिस समय के ये इंटरव्यू हैं तो उसमें लगता है कि वो भी इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या वाकई में कोई चीज़ है जो इसके बाहर है, कोई चीज़ जिसे हम स्वायत्त कहें, या जिसको वो कहते हैं कि ऑटोनॉमी होती है फ्रेगमेंट्स में, इसीलिए वो ऑर्डर के खिलाफ जो बात करते हैं। तो ये एक बात थी, और प्रश्न थे, यही कुछ प्रश्न थे कि किस तरह से स्वायत्तता हो सकती है। और अंत में अपनी बात मैं यहीं से वो करूँगा कि दर्शक, जिस दर्शक की वो बात करते हैं, क्योंकि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को हम पटकथा और दृश्यांकन संपादन सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं कर सकते। जब एक फिल्म पूरी बन गई उसके बाद भी वो एक प्रक्रिया में है, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया वहीं पे समाप्त नहीं हो जाती, तब वो दर्शक के साथ फिल्म निर्मित हो रही है, और हर दर्शक के साथ उसके अपने अनुभवों के साथ वो फिल्म बदलती जा रही है। और क्योंकि दर्शक खुद भी, यानी कोई भी दर्शक हो, वो खुद भी इस चक्र में फंसा हुआ है, वो खुद भी अलगाव से ग्रस्त है, वो खुद भी एक गैर समीक्षात्मक दृष्टि रखता है आमतौर पे। यहाँ की बात अलग है, लेकिन हम जब साधारण अगर हम कहें दर्शक जो आदी है उस तरह से फिल्मों में लटके झटके देखने का, उसके लिए शायद बहुत मुश्किल है, जैसा कि होता है कि बोरिंग है सिनेमा। मणिकौल का सिनेमा तो पैरेलल सिनेमा में भी सबसे बोरिंग है अगर हम उस हिसाब से बात करें, क्योंकि जैसा वो खुद भी कहते हैं कि वो हाँ, मतलब बोरिंग से मतलब मेरा है कि एक साधारण दर्शक जब भी उसे देखेगा, मैंने खुद भी जब इस तरह की सिनेमा शुरू में देखी तो मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगती थी, ये सब चीजें समझ में नहीं आता था जी। अभी भी साधारण ही, लेकिन देखने में एक समीक्षात्मक दृष्टि आ गई जो पहले शायद नहीं थी। एक गैर समीक्षात्मक दृष्टि से जब देखा जाता था तब हीरो के साथ रोना ही ज्यादा अच्छा लगता था, उसकी माँ मर गई है तो उसके साथ एक तादात्म्य स्थापित हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम देखने लगे तो समझ आया कि हमारे रोने का कोई अर्थ नहीं है, उसको देख के रोके, और हम, क्योंकि वो तो एक चीज है जो चल रही है और जिसका उस एक्टर को भी खास तरह से रुपया दिया गया है, सिनेमा सब पूरा एक उसका सेटिंग है जिसमें सब चीजें हुई है। तो जो दर्शक है उसके जो अपने अपने अनुभव, अलग अलग अनुभव होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी स्वायत्त नहीं है, अनुभव भी हमारे उस तरह से स्वायत्त नहीं है। तो यही एक प्रश्न मैं सोच रहा था जिस चीज पे, और छोटे में ही मैं अपनी बात रखने की मैंने कोशिश की कि क्या कोई स्वायत्तता हो सकती है कला की, और मणिकौल जिस तरह से इसके लिए प्रयास करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कोशिश करते हैं कि वो स्वायत्तता बची रहे। कहीं ना कहीं सिनेमा इस रुपया पूंजी के या बाजार मंडी के चक्र से बाहर जा सके, और कहीं ना कहीं फिर जब हम देखते हैं उनकी भी सिनेमा का रहस्यीकरण, एक अंतिम बात जो थी कि क्योंकि जब हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मणिकौल का सिनेमा बहुत अच्छा है जी 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 जी। तो अंतिम में यही बात बोलना चाहूँगा कि वे एक अनलगावित और अनमालिकृत, नॉन कमोडिफाइड और नॉन एलिनेटेड लेबर या वर्क को, सिनेमा को रचने का प्रयास करते हैं, पर क्या वे इसमें सफल हो पाते हैं? क्या बाजार मंडी की इस विश्व व्यवस्था में ये संभव है? जब तक हमारा होना अलगावहीन नहीं होता, वो एक दर्शक या एक फिल्म मेकर दोनों तरह से, जब तक समीक्षा की संस्कृति का जनतांत्रिकरण नहीं होता, यह संभव नहीं कि ऐसे दर्शक जन्म ले जिनकी आंखें अलगावहीन ना हो और गैर समीक्षात्मक ना हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।